Hello everyone. So today we will solve the paper of UP RVUNL जो कि 2014 का पेपर है। ओके, आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी सर्किट्स कैन बी ऑब्टेन्ड व्हाइल टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ। आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस पावर आपकी कौन सी होती है, P ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं और B ऑफ टी इंटू I ऑफ टी होती है। ठीक है, तो करंट एंड वोल्टेज आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं अ सर्किट possesses an inductance of 1 Henry when a current through coil is changing uniformly at a rate of 1 ampere per second. Okay, so inducing an opposing EMF of x volts in its, what is the value of x? Okay, तो आपसे पूछा गया है x की वैल्यू। आप जानते हैं ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, जब आप लेंज लॉ के साथ लिखते हैं तो -1 ओके इंटू 1, आपको रेट ऑफ चेंज 1 दिया है और इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी दी है तो -1 वोल्ट। और आप जानते हैं अपोजिंग ईएमएफ ऑफ x वोल्ट बोल रहा है, तो अपोजिंग ईएमएफ क्या होगा आपका, इट्स इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ओके, सो यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वैल्यू। ध्यान रखें ये जो पेपर है आपका 2014 में जो हुआ है यूपी आरवीयूएनएल का, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत लेंदी हैं जो कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में बेसिकली होते नहीं हैं। ओके, तो ध्यान रखना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाना है जिसमें कैलकुलेटर्स का यूज होता है, लेकिन ऐसे पेपरों में कैलकुलेटर आपको दिया नहीं जाता। तो ये बहुत पुराना पेपर है, ऐसा गलती वो नहीं करेंगे। ओके, सो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप जानते हैं इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस। ओके, और रेजिस्टेंस किसका है, करंट का पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो दो कॉइल हैं आपके पास P एंड Q आर केप्ट इन पैरेलल प्लेन्स सच दैट 70% ऑफ द फ्लक्स produced by coil P links with coil Q. The number of turns in the coil P is 10,000 and coil Q is 12,000. ठीक है, a current of 4 ampere in coil P produces a flux of इतना, while a current of 4 ampere in coil Q produces a flux of इतना मिलीवेवर्स। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप जानते हैं K अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2 होता है। तो मतलब आपको K की वैल्यू आपको गिवन है, देख सकते हैं आप 70% ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस। ठीक है, अब आपसे आपको निकालना है L1 और L2 की वैल्यू। L1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के थ्रू निकालेंगे। और आप जानते हैं आपका इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, L इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई, ये जानते हैं आप। तो N आपको दिया हुआ है, ठीक है, P कॉइल का, फाई आपको गिवन है 0.04 मिलीवेवर्स और करंट भी आपको गिवन है उस कॉइल का, ओके, 4 एम्पियर। उसी प्रकार कॉइल Q का निकाल लेंगे। तो जैसे ही दोनों L1 और L2 आ जाएंगे, 0.7 ऑफ 70% ऑफ फ्लक्स आपको गिवन है, तो इनका 70% निकाल लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.08 हेनरी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द करंट फॉर द फॉलोइंग सिस्टम। एक 50 हर्ट्ज का साइनसोइडल करंट है, हैज अ पीक फैक्टर ऑफ 1.25, फॉर्म फैक्टर ऑफ 1, इट्स एवरेज वैल्यू इज 15 एम्पियर, आल्सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट इज 10 एम्पियर एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। आप जानते हैं I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। ठीक है, अब आपको IM निकालना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है। ठीक है, IM आप कैसे फाइंड करेंगे, आप जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर आपका होता है RMS अपॉन एवरेज वैल्यू, वहां से आप RMS निकाल लीजिए। ठीक है, जैसी आपकी RMS वैल्यू निकल जाएगी, आप जानते हैं कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पीक फैक्टर इंटू RMS वैल्यू होता है। तो आपने RMS वैल्यू निकाल लिया है और पीक फैक्टर आपको गिवन है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया आपका 18.75 एम्पियर और मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब आपको 18.75 साइन 100 पाई टी, अब आपको फाई की वैल्यू निकालना है।
फाई कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स, ठीक है। आपको गिवन क्या है 10/18.75 क्योंकि आई अपॉन आई एम होगा, ठीक है। दिस इज आई अपॉन आई एम, फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स आई अपॉन आई एम, आपका 5 भी निकल के आ जाएगा। आपको केवल वैल्यूज को पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। आप सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे अच्छे से, L इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। अगले क्वेश्चन में आपको रिलक्टेंस की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो रिलक्टेंस आप जानते हैं L अपॉन म्यू ए होता है। L आपको गिवन है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में 70 सेंटीमीटर, ठीक है। म्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं केवल आंसर पे देख के बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा। इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स द करंट एंड द वोल्टेज अप्लाइड आर इन फेज विद ईच अदर। आप जानते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक ही फेज में होते हैं करंट एंड वोल्टेज। देखिए आपको डीसी की वैल्यू दी है और एसी की वैल्यू दी है, और आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। तो अंडर रूट ऑफ डीसी का स्क्वायर प्लस एसी अपॉन √2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे एवरेज वैल्यू पूछी है। आप जानते हैं एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एरिया की हेल्प से। तो एरिया कैसे निकालेंगे, बी एवरेज जो होता है आपका, तो 1/2, ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो बेस आपका कितना गिवन है 2, और हाइट आपकी क्या है 200 वोल्ट, और अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल कितनी है, एक साइकिल 2 तक है, ठीक है। फिर 2 से 4 तक है, यानी कि 2 तक है आपकी 1/t। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 100 वोल्ट। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और सॉल्यूशन इज देयर, आर इक्विवेलेंट और टोटल पावर आपको फाइंड करना है। देखिए 4 डायोड्स की रिक्वायरमेंट होती है फुल वेव ब्रिज सर्किट्स में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डायोड करंट इन अ फॉरवर्ड वाइज फोटोडायोड विथ इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डायोड करंट इन अ फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा। तो इंसिडेंट लाइट जो होती है वो डजंट अफेक्ट दी डायोड करंट, किस कंडीशन में, जब आपका फॉरवर्ड वाइज की कंडीशन में। ओके, तो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी और कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी आपके फोटो डायोड पे। देखिए आपको फाइंड करना है करंट इस 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 5 एम्पियर और 2 ओम है, ये 5 एम्पियर और 2 ओम, इसको आप बदल लीजिए, ठीक है। इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, तो आपका 10 वोल्ट हो जाएगा, और 2 ओम आपका सीरीज में चले आएगा। 6 वोल्ट आपका पहले से था, और B2 मैंने इधर मान लिया, ठीक है। अब आपको नोडल एनालिसिस को अप्लाई करना है। नोडल एनालिसिस आप अच्छे से जानते होंगे, मैंने कई बार बताया है। तो नोडल एनालिसिस को जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका वोल्टेज 2 निकल जाएगा। वोल्टेज 2 जैसे निकल जाएगा, आप जानते हैं B2 आपका निकल गया है, और ये सेम नोड है 4 ओम के अक्रॉस भी। तो I4 करंट जो निकालना है आपको 4 ओम के अक्रॉस, क्या हो जाएगा आपका B2 अपॉन 4, और B2 कितना आपका 16 अपॉन 3 इंटू 4 12 1.3 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे भी आप देख सकते हैं, लेट अस assume the emitter current of a bipolar transistor is I. If it is made 2I into E, then what could be the possible effect on the voltage across base emitter junction? Okay, इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है आई थिंक गलत दिया है, आप फिर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो इक्वेशंस हम लिखते हैं वो आपकी इक्वेशंस होती हैं I1 इक्वल्स टू I0 e की पावर बी VE1 अपॉन ईटा VT, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपको 2IE1 इक्वल्स टू
दिया है गिवन, ठीक है। तो एक इक्वेशन हो गई आपकी ये, दूसरी हो गई ये। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो e की पावर BE1 माइनस BE2 माइनस BE1 अपॉन ईटा BT इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे e की पावर को, ठीक है, और जब आप रिलेशन निकालेंगे BE2 माइनस BE1, ठीक है, तो लगभग और लगभग 20 के अप्रोक्स आएगा। तो आंसर ये होना चाहिए था इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, ICEO इक्वल्स टू ICBO अपॉन 1 माइनस एक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो जैसा आप जानते हैं कि द ऑक्सीलेटर्स जो होते हैं वो साइन वेव जनरेट नहीं करते। तो ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है कि एन ऑल ऑक्सीलेटर्स जनरेट साइन वेव, ठीक है। तो सारे ऑक्सीलेटर्स साइन वेव जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। फेस शिफ्ट ऑक्सीलेटर जो होता है वो आपका साइन वेव आउटपुट देता है, ठीक है। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर जैसे आपका देता है, ओके। क्लैप ऑक्सीलेटर देता है। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर जैसे आपका होता है वो आपका साइन वेव नहीं देता। तो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर इज दैट एग्जाम्पल जो आपका साइन वेव को जनरेट नहीं कर सकता। और आप जैसा जानते होंगे रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर के अंदर कौन कौन से ऑक्सीलेटर आते हैं। तो आपने नाम सुने होंगे फ्लाईबैक, ठीक है, और स्वीप ऑक्सीलेटर, और मैं बताऊं तो एक आई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। तो ये सब आपके रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर के अंदर आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो which of among the following is the primary advantages of the crystal oscillator, ठीक है। तो प्राइमरी एडवांटेज आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर एक मोस्ट स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑक्सीलेशन की वो कांस्टेंट ही रहेगी, इसीलिए वो स्टेबल है बहुत, ठीक है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपसे करंट पूछा गया है 6 ओम के अक्रॉस। तो 6 ओम कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। इस 6 ओम के अक्रॉस आपको करंट निकालना है। तो सेम क्वेश्चन जैसे मैंने प्रीवियस सॉल्व किया था, आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला सर्किट निकल के आएगा। इसके बाद दोबारा से करेंगे सॉल्व, तो ए सर्किट हो जाएगा, क्योंकि 40 माइनस 10 वोल्ट 30 हो गया, और 10 और 2 आपका सीरीज में है तो 12 ओम हो गया। बाकी सर्किट सेम रहेगा। उसके बाद मैंने क्या करा है कि दोबारा से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। दोबारा से जैसे ही मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मेरा करंट हो जाएगा 30/12 और पैरेलल में 12 ओम चले जाएगा। अब ये 12 ओम और 5 ओम कैसे हैं, पैरेलल में है, तो मैंने सॉल्व किया तो 60/17 आ गया। अब हमको फाइंड करना था करंट 6 ओम के अक्रॉस। तो 6 ओम के अक्रॉस कैसे करेंगे, करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देना। करंट डिवीजन जैसे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.03 एम्पियर के अक्रॉस, ठीक है। अप्रोक्स इतना आंसर आ जाएगा आपका। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो पिछला जो EPR VUNL का पेपर था उसमें मैंने पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया था, इस समय मैं दोनों पीडीएफ एक साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट एंड डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। आपको ये डेल्टा दिया, डेल्टा कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, इसको स्टार में कन्वर्ट कर लेना है। पहले स्टार में आप कन्वर्ट करना जानते होंगे, मैं समझ रहा हूँ जैसे कि मैंने कई बार बताया है। तो आप सॉल्यूशन आसानी से देखते जाइए, मैं बता देता हूँ कि किया क्या है। जैसे ही मैंने स्टार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो आपकी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। जैसी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो 10 ओम और 2.5 ओम सीरीज में आ गया। ऐसे ही आप पूरा सर्किट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो ये रिकंस्ट्रक्ट आपका दोबारा से सर्किट आपका बन चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको दोबारा से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दोबारा से क्या सॉल्व करना है, दोबारा से आपको
उसको स्टार में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? ये जो आपने R1 R2, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन बना है ना वो फिर से डेल्टा में बना है। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है फिर डेल्टा में, अब इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। अभी तो आपने ये वाले सर्किट को किया था, अब टोटल इक्विवेलेंट सर्किट का फिर से बनेगा तो फिर स्टार में कन्वर्ट करना है। फिर आप स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो R1 R2 R3 आ जाएगा। ठीक है, अब R1 R2 R3 जैसे ही आएगा आपका सर्किट इस सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इस सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से आप उसको सॉल्व कर लेंगे और फाइनली R इक्विवेलेंट आप निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, ठीक है, वहां पर आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत टिपिकल टास्क है इस वाले। ठीक है, तो ये जो पुराना क्वेश्चन है शायद उस समय कैलकुलेटर यूज होता हो तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर जितनी जल्दी यूज कर लें, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस 0.852 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 30 ओम से, सॉरी ऐड करेंगे, फिर उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, तो डिफिकल्ट टास्क है। ओके, ठीक है, इनमें से पूछा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपके ऑक्सीलेटर की। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं। तो कौन सी नहीं है? नेगेटिव फीडबैक। माइनॉरिटी कैरियर्स एन टाइप में होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। अ डायोड कैन बी यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होता है वो एक इट कंसिस्ट नॉन लीनियर सर्किट जो कि इनपुट सिग्नल को डिस्टॉर्ट करता है। तो आंसर भी क्या होगा? नॉन लीनियरिटी। तो नॉन लीनियरिटी की वजह से, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है आपको, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, बी और आई गिवन है। ट्रू पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव होता है। बी आर एम एस आपको गिवन है, आई आर एम एस आपको गिवन है, कॉस 25 आपको गिवन है। ठीक है, अब इधर भी तकलीफ होगी आपको, ठीक है, कॉस 25 की वैल्यू फाइंड करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर इन अ फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए होंगे, जैसे कि मैंने वीडियोस लिस्ट या प्लेलिस्ट लिस्ट में, वहां से आप देखेंगे अगर लगाए होंगे तो मैंने टेबल बनवाई है पूरी फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर की, उसमें फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, ठीक है, और अलग अलग वैल्यूज मैंने उसमें पुट कर दी हैं। ठीक है, तो वहां पे आप जाके आप चेक कर सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वैल्यू होगी 1.21 और फुल वेव के लिए 0.482। फर्मी लेवल आप सब लोग जानते हैं, जो कि किसके बीच में होता है? कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में होता है। अभी हमने देखा था कि जो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर होता है वो हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज द हाईली स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। One of the following types of power amplifier displays crossover distortion in this output. Identify the type. तो आप जानते हैं जो crossover distortion होता है, ठीक है, it occurs during the time when one side of output stays off. तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है? क्लास बी की कंडीशन में होता है। ठीक है, the electron relaxation time of a metal A is 2.7 into 10 to the power minus 4 and that of B is 1.35 into 10 to the power minus 4. The ratio of resistivity of B to resistivity of A will be. तो रजिस्टिविटी आप जानते हैं टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी, आपको केवल रेसिप्रोकल कर देना है। तो 2.7 अपॉन 1.35 जो कि 2 के बराबर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखिए मैंने सॉल्यूशन कर दिया है, आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में पेपर बनाना बहुत बेकार वाली चीज़ है। कभी कभार हो जाए चांस, बट मैं नहीं बनाता, एक बार मैं पेपर बनाता हूँ।
सॉल्यूशन आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आप इतना पढ़ चुके होते हो कि आप पे सॉल्यूशन बन जाता है, और सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, कई क्वेश्चन मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं भी नहीं बना पाता तो मैं उठा के आपको सॉल्यूशन ऑप्टेन करा देता हूँ। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट करना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्टी वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो A15 और 10, A6 और 4 पैरेलल पैरेलल में है, तो 15 और 10 पैरेलल, 4 और 6 पैरेलल, दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा 8.4 ओम। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन, ईएमएफ इक्वेशन आपकी बैक ईएमएफ मोटर के केस में B माइनस IA इंटू RA होता है। अगला क्वेश्चन में टॉर्क का फॉर्मूला पूछा है डीसी मोटर के लिए, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए P5Z IA अपॉन 2πA। सारी वैल्यूज के मैंने आपको केवल वैल्यूज में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, डिटरमाइन द करंट इन द ब्रांच ए और बी। मैं जूम आउट कर देता हूं, तो जूम आउट करने पे देख सकते हैं ए रहा क्वेश्चन। तो ये 16 एम्पियर, देखिए आपसे पूछा क्या है, ब्रांच ए और बी का करंट पूछा है। ए कहाँ है, ए रहा, और बी ए रहा। अब 16 एम्पियर इधर देखिए डिवाइड हो रहा है 3 भाग में, I1 I2 I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 16 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, एक KCL से आ गया। अब KVL लगा दीजिए एक साइड पे इस लूप में, फिर KVL लगा दीजिए इस लूप में। अब दोनों लूप से दो इक्वेशन निकल गई। अब इन सब इक्वेशंस को जब, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, आसानी से देखिए बहुत टाइम होता है। एक पेपर भी अगर आप एक दिन में लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टाइम लीजिए, आसानी से सॉल्व कीजिए। तीनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो I2 5.75 एम्पियर आएगा। रॉ पेपर ले लीजिए, कहीं से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं, ऑल एग्जाम रिव्यू है, और शायद इसमें भी कोई एग्जाम बुक करके है, वहां से मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड कीजिए। मैं पेमेंट लेता हूँ सॉल्व पेपर की। अगर आपको जल्दी है, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपको अगर आवाज नहीं सुनना हो तो पॉज करके जल्दी जल्दी बढ़ाते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन खुद बनाना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं बनना है तो सॉल्यूशन देखना है। ओके, सो करंट आपका आ जाएगा निकल के 5.75 एम्पियर। उस कंडीशन में बता रहा हूं जब आप पीडीएफ नहीं खरीदें। ठीक है, इन द फॉलोइंग सर्किट डिटरमाइन द करंट I1 वाई यूजिंग मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस आपको अप्लाई करना है। मैश एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, I1 आपको फाइंड करना है। सबसे अच्छा तरीका है कि इस सर्किट को और इस सर्किट को, ठीक है, कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा। बहुत सिंपल हो गया सर्किट। अब आपको केवल एक लूप लगाना है, I1 की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में, देखिए आपको गिवन है सेम फॉर्मूला आपसे पूछा था कुछ क्वेश्चंस पहले आपसे। अब उसको वैल्यूज दे दी गई हैं और आपको इंप्लीमेंट करना है। L इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है। सारी वैल्यूज गिवन है, एक बार नजर मार लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक 10 लैंप है, सीरीज में कनेक्टेड है, एक पावर सप्लाई के अक्रॉस। Then determine the voltage of the supply when it is given that the voltage across each lamp is 6 volt। सभी जानते हैं कि अगर 6 वोल्ट का है तो 6 इंटू 10 हो जाएगा। 10 लैंप की कितनी वोल्टेज होंगे टोटल, 60 वोल्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग गिवन सर्किट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर रेस्पेक्टिवली। इस 3 ओम के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, 3 इंटू I1। हमको क्या फाइंड करना है पहले, I1, तभी हमारा पोटेंशियल निकलेगा 3 ओम के अक्रॉस। I1 कैसे निकालेंगे, अब 3 ओम जो है 6 ओम है, पैरेलल में है दोनों, तो 3 6 18 अपॉन 9, 2 ओम हो गया। ये रहा I, अब आसानी से निकल जाएगा 1.6 अपॉन 4.4 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। I1 निकालेंगे कैसे, करंट डिवीजन रूल से, फिर वोल्ट, जैसे ही आपका I1 निकलेगा वैसे ही आपका वोल्टेज निकल जाएगा। तो तरीका आपको फाइंड करना होता है,
कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बी ए बी 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 सी बी डी बी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ग्राउंड के अक्रॉस कौन है, बी डी। ठीक है, बी डी तो जीरो हो गया, तो ग्राउंड पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है बी डी। अब बी ए निकालना है, बी बी निकालना है, बी सी निकालना है, बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बी ए निकालने का तरीका क्या है, आपको करंट निकालना पड़ेगा पूरी सीरीज का। करंट कैसे निकालेंगे, 3, 5 और 1 ओम कैसे हैं सीरीज में, तो बी अपॉन आर, टोटल वोल्टेज 18 वोल्ट अपॉन दिस वन 2 मिली एम्पियर आ गया। बी ए कैसे निकालेंगे, ये दोनों कैसे हैं, बी बी और बी ए कैसे आपके सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो बी बी और बी ए आ गए। फिर बी सी क्या है आपका, 5 किलो ओम उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है और 2 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई करना है तो 10 वोल्ट आ जाएगा। बी डी क्या आपका पहले से जीरो था, और बी क्या आपका ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो -2 मिली एम्पियर इंटू 1 -2 वोल्ट। देखिए क्वेश्चंस इसमें बहुत थोड़े लार्ज हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 10 ओम रजिस्टर सारी गिवन है सारी। ठीक है, और एमीटर 5 जो है वो 3 एम्पियर रीड कर रहा है, एरा एमीटर 5। ठीक है, ये 3 एम्पियर की वैल्यू रीड कर रहा है। अब आपसे I5 गिवन था, तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज भी निकाल लेंगे। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, 20 ओम इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस है, 20 इंटू 3 60 वोल्ट हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि I3 कहाँ है आपका, एरा, और I4 कहाँ है, सीरीज में है। तो करंट कैसा होगा, एक ही फ्लो होगा, तो I3 और I4 भी सेम होंगे। अगर एमीटर 5 के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट है, तो पैरेलल में है सारे, तो एमीटर 4 भी पैरेलल में है, एमीटर 2 भी पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, एमीटर 4 के अक्रॉस भी 60 होगा, तो 60 अपॉन 30 2 एम्पियर आ जाएगा। तो I3 और I4 आपके 2 एम्पियर आ गए। I2 कितना आ गया, 6 एम्पियर आ गया। I1, I7 और I8 जो है, ठीक है, ये वाला ए करंट वो क्या है, I2 और I6 का कॉम्बिनेशन ही तो होंगे। ठीक है, तो 6 और 5 कितने होगा, 11 एम्पियर। और I6 कैसे आप फाइंड करेंगे, I3 प्लस I5 की वजह से, तो 5 एम्पियर आपका क्या रहेगा, I6। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट क्या है डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए, तो इट शुड बी अ क्लोज्ड वन। जीरो पावर फैक्टर मेथड्स वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करते हैं, इसको हम पोर्टियर ट्रायंगल मेथड भी कहते हैं। ये बहुत एक्यूरेट मेथड हुई होती है। हम अगर सप्लाई फेज सीक्वेंस को रिवर्स करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर का डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगा। पुअरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो सीरीज जनरेटर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। क्योंकि आप जानते हैं जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो ई माइनस बी टी अपॉन बी टी होता है, और सीरीज जनरेटर के केस में बी टी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आ जाता है। शेयरिंग ब्रिज जो कि एक एसी ब्रिज है, उसकी हेल्प में उसकी वजह से हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस फाइंड कर सकते हैं आसानी से। करेक्टली आपको रिलेशन फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डिस्टेंस डिक्रीज होगा। रिलेशन एरा, वाइंडिंग्स आर इंडक्टिवली लिंक्ड, ये कथन है आपका ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, एक ऑल्टरनेटर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी जनरेटर। लार्ज टर्बो जनरेटर्स आपके होते हैं स्टीम टरबाइन में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मोस्टली थ्योरी हैं। तो ए जो आप जानते होंगे P इक्वल्स टू ई बी अपॉन एक्स इंटू साइन डेल्टा। तो मैक्सिमम पावर के लिए आपको क्या चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, या उससे थोड़ा कम, लेकिन वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। So the answer is here. Okay, so understand that question. If it is known the synchronous motor आपको दिया है, बस वोल्टेज दिया था, drawing a 1 per unit zero power factor leading current, also its synchronous reactance is 0.6 per unit, then what is the excitation EMF of the motor? So the answer should be the 0.4 per unit, because unit P equals to EB upon X sin delta। ठीक है, तो जब आप
पी और एक्साइटेशन वोल्टेज ईएमएफ का जो रिलेशंस देखेंगे तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन यू सॉल्व दैट द पावर फैक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1 पर यूनिट, ओके। तो जब आप रिलेशन फाइंड करेंगे तो 0.6 पर यूनिट का जो कॉस्ट होता है इन द कंपैरिजन यू विल गेट द 0.6 की जगह 0.4, और 0.4 होता तो 0.6 विल बी द आंसर। द सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लास्ट 2016 के पेपर में भी, ओके। यू हैव टू टेल दैट ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होता है, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक्सटर्नल लोड सैचुरेशन का, सो ऑल आर रिलेशंस आर देयर। सो द क्वेश्चन इज दैट, एक क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा चुका हूं, किसमें आपको दिखाई दे जाएगा आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की जो गेट की सीरीज चल रही है, ओके, ए और जेई वाली भी, उसमें सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप वहां से जाके देख सकते हैं आसानी से, आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, स्लिप आपको दिया गया था, ठीक है, और स्लिप पूछा आपको फुल लोड टॉर्क पे, ठीक है। तो रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, एक एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, स्लिप रिंग के अक्रॉस, तो आपसे पूछा गया है स्लिप की वैल्यू क्या होगी फुल लोड टॉर्क की। तो देखिए स्लिप की वैल्यू जो होगी न्यू, वो R2 प्लस आर एक्सटर्नल अपॉन R2 इंटू ओल्ड स्लिप की वैल्यू, इसमें केवल आपको वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। जब लोड एफ एन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो क्या होगा आपका स्लिप और पावर फैक्टर क्या हो जाएंगे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो सभी लोग जानते हैं, जब आपका लोड बढ़ता रहेगा तो स्लिप भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो देख सकते हैं which of the following statements is correct regarding the actual voltage which is used for setting up the useful flux in the air gap of a three phase induction motor। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि द वोल्टेज एक्चुअली यूज्ड फॉर सेटिंग अप द यूजफुल फ्लक्स है ना इन द एयर गैप ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, तभी तो वो जो आपका एक्चुअल वोल्टेज है वो क्या हो पाएगा ऑब्टेन हो पाएगा, और यूजफुल फ्लक्स भी। सो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है किसका हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है एट द फुल लोड। तो आप जानते हैं कैपेसिटर रन टाइम मोटर का जो पावर फैक्टर होता है इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। सो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बैक स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं स्लिप जो फॉरवर्ड स्लिप होती है वो होता है आपका एस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और बैक स्लिप को आप रिप्रेजेंट करते हैं 2 माइनस एस, है ना। One among the following types of torque has the highest numerical value in a stepper motor. Identify the type। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू टॉर्क कौन सी होती है। तो होल्डिंग टॉर्क, ठीक है, होल्डिंग टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है। तो होल्डिंग टॉर्क हैज हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू स्टेपर मोटर के केस में। तो एक ऐसा टॉर्क होता है कि विच प्रोड्यूसेस, ठीक है, व्हेन द मोटर इज एट रेस्ट, ओके, एंड रेटेड करंट इज अप्लाइड टू द वाइंडिंग्स, ओके। तो आप देख सकते हैं ग्राफ को, होल्डिंग टॉर्क की वैल्यू जो है सबसे हाईएस्ट है, ओके। पुल आउट टॉर्क के बारे में आप जानते हैं पहले से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एट द गिवन स्पीड, जहां पर मोटर आपकी जनरेट करती है सिंक्रोनिज्म पे, ठीक है, तो आपका पुल आउट टॉर्क होता है। सो एक होता है आपका डिटेंट टॉर्क जो आपको पहले ऑप्शन पे लिखा है। तो स्टेपर मोटर के अंदर एक डिटेंट टॉर्क भी होता है, ठीक है, इन विच जिसमें कि आपकी मोटर क्या करती है, which in which motor produces when the windings are not energized। जब वाइंडिंग्स आपकी एनर्जाइज नहीं होती तब वो आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसको हम डिटेंट टॉर्क कहते हैं, ठीक है। होल्डिंग टॉर्क आप समझ गए होंगे।
जब आपकी मोटर रेस्ट पे या फिर रेटेड करंट पे है, तब वो होल्डिंग करंट आपका ऑब्टेंड होता है एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम. ओके, सो at the leading power factor, your synchronous motor is over excited. What would be the value of the pole pitch? तो आप जानते हैं Z upon P is the pole pitch which is equals to 10. योग के सेक्शन में if the pole flux is 5 Weber, तो फ्लक्स की वैल्यू आप जानते हैं it's divided in two parts, 5/2 and the 5/2. सीरीज मोटर का जो रिलेशन होता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके आर्मेचर करंट स्क्वायर के. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ अ 4 पोल 3 फेज 24 स्लॉट्स डबल लेयर वाइंडिंग, फाइंड द पोल पिच एंड द स्लॉट पिच एंगल. ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं पोल पिच का फॉर्मूला नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स होता है. तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने के बने आपको 24, नंबर ऑफ पोल्स है आपके 4, 6 हो गया. ठीक है, पोल पिच. और स्लॉट पिच एंगल क्या होता है 180 डिग्री अपॉन दैट पोल पिच. तो आंसर आपका आएगा 30 डिग्री. तो देख सकते हैं आप 6 डिग्री एंड दी 30 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज आर योर आंसर. So speed of a DC motor inversely proportional to the air gap flux. Okay, तो phi और n का रिलेशन क्या होता है inversely proportional. Copper losses of a transformer are, तो it's directly proportional to the square of the turns ratio. हम जानते हैं हम कॉपर लॉस को I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 लिख सकते हैं. ठीक है, जब आप उसको शिफ्ट करेंगे तो आपके टर्न्स रेशियो का फॉर्म कॉपर लॉस के अंदर आ जाता है. ठीक है, तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आवर टर्न्स रेशियो. What will be the effect on a salient pole synchronous motor if its field current is switched off? ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या इफेक्ट होगा सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर पे अगर फील्ड करंट को स्विच ऑफ कर दिया जाए. तो आप जानते हैं सिंक्रोनस मोटर के केस में एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है. आपकी फील्ड करंट स्विच ऑफ करने के बाद भी वह रन करेगी आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे. Which among the following statements is true regarding the angular displacement of a stepper motor? तो आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं. आंसर विल बी इट कैन बी प्रिसाइसली कंट्रोल्ड. ठीक है, तो यही एक एडवांटेज है आपकी स्टेपर मोटर का कि हम ये जो है आसानी से प्रिसाइसली मतलब बहुत बारीकी से कंट्रोल हो सकती है. आप जानते हैं स्टेपर मोटर स्टेप्स वाइज फंक्शन में वर्क करती है, जैसे कि आपकी हैंड वॉच जो होती है. ठीक है, द थर्मल लोडिंग ऑन अ मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय. ठीक है, तो थर्मल लोडिंग जो होती है आपकी मोटर की इट डिटरमाइंड थ्रू द ड्यूटी एंड द लोड साइकिल. एन और आईए के बीच में यानी कि स्पीड और आईए के रिलेशन जो होता है डीसी सीरीज मोटर में आप जानते हैं दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं. आप फॉर्मूलास दे सकते हैं E=P∅Nz/60A से और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर से. जब आप रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे तो N IA के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा. A torque is developed in an electromechanical energy conversion device, the value of which depends on. So जो वैल्यूज होंगी वो आपकी स्टेटर फील्ड एंड द रोटर फील्ड स्ट्रेंथ्स आएंगी और आल्सो द टॉर्क एंगल. सो हम अब क्वेश्चन को जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, कि आपका 1 घंटे के अंदर कवर हो जाए, बिकॉज वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो दिक्कत होती है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टेटर फील्ड, रोटर फील्ड स्ट्रेंथ्स एंड टॉर्क एंगल आपका आंसर होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन करने के लिए इन सब की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द डेवलपिंग द टॉर्क. अब थ्योरी क्वेश्चन है कुछ. ठीक है, तो इन थ्योरी क्वेश्चनों को मोस्टली मैंने लिख दिया है. ठीक है,
जैसे कि फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड इन कनेक्शन ऑफ वेरियस लैंप्स एंड अप्लायंसेस इन पैरेलल, आइडेंटिफाई द सिस्टम। ठीक है, तो उस जब ऐसा सिस्टम होता है तो उसको आप लूपिंग सिस्टम बोलते हैं और लूपिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी वायरिंग जो होती है, लैंप्स जो होते हैं और दूसरी जो अप्लायंसेस होती है ना, उनको जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, हम पैरेलल में इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उन सभी डिवाइसेस को आसानी से कंट्रोल कर सकें, इसीलिए हम उन सबको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो उस सिस्टम को हम लूपिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये सब जानते हैं, कंडक्टर रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द फ्लेमिंग रेट एंड रूल फॉर द जनरेटर्स के केस में, और मोटर के केस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एमएमएफ आप जानते हैं एनआई होता है, एनआई मतलब टर्न्स इनटू एम्पियर। नेक्स्ट है कि 3 फेज केज टाइप इंडक्शन मोटर में कौन सी मेथड का हम यूज करते हैं, तो डायरेक्ट, ऑनलाइन, ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार डेल्टा, ये तीनों मेथड का यूज हम करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है करंट की वैल्यू। ठीक है, तो आप जानते हैं करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, P इक्वल्स टू √3 BL इनटू IL या P इक्वल्स टू 3 VPH IPH के थ्रू। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज टुगेदर। द फंक्शन परफॉर्म व्हाई द फ्यूज। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इट्स कैरी द नॉर्मल वर्किंग करंट सेफली विदाउट हीटिंग, बिना हीट हुए करंट को आसानी से सेफली ले जाता है। ठीक है, और टू ब्रेक द सर्किट व्हेन करंट एक्सीड्स द लिमिटिंग करंट। The principle of mutual induction is applied in the case of transformer. The insulation resistance आप जानते हैं मेगर के द्वारा होता है, क्योंकि मेगा ओम में वैल्यूज हम मेजर करते हैं। What should be the properties of the mode of connection of the shunt and multipliers used to increase the range of voltmeters and ammeters? तो shunt low resistance connected in parallel with ammeters, इसका आंसर ए आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कई बार लगा चुके हैं इंस्ट्रूमेंट का कि शंट एंड मल्टीप्लायर हमें जब रेंज को इंक्रीज करना होता है इन द केस ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर, तो लो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए एमीटर के केस में। कैपेसिटी ऑफ फ्यूज किस पे डिपेंड करती है, तो साइज पे, वायर पे, साइज के साइज ऑफ द फ्यूज वायर, फ्यूज के मटेरियल पे और उसके सराउंडिंग जो भी चीज है उस पर डिपेंड करती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर सिमिलर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर एक्सेप्ट, आपसे पूछा है एक्सेप्ट, आप जानते हैं क्या अंतर होता है दोनों में, इट हैज अ सिंगल फेज वाइंडिंग इंस्टेड ऑफ 3 फेज वाइंडिंग, और स्टेटर पे, ठीक है, दैट स्टेटर पे क्या आपकी पहला क्या आएगा स्टेटर, और स्टेटर पे आपकी सिंगल फेज वाइंडिंग किसकी इंस्टेड मतलब किसकी जगह, 3 फेज वाइंडिंग की जगह। What phenomena is depicted by the cross field theory in context of single phase induction motor? तो कैसे हम रोटर के टॉर्क को हम डेवलप कर सकते हैं, ये हम क्रॉस फील्ड थ्योरी से के कॉन्टेक्स्ट से हम मतलब प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, which of the following is not a type of single phase induction motor? तो आप जानते हैं नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये तीनों टाइप हैं, ओपेक पोल टाइप इज नॉट द फंक्शन। ये जो आपसे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनी है वो किसकी है, तो यह जो बनी है वो कैपेसिटिव, तो ये जो बनी है आपकी शेडेड पोल टाइप इंडक्शन मोटर की बनी है। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूं उसको। और अगर कैपेसिटर स्प्लिट फेज टाइप की पूछे तो आपकी इस प्रकार की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट सर्किट लाइन आप जानते हैं इसका जो कोफिशिएंट होता है वो -1 होता है, हम निकालते कैसे हैं, ZL माइनस ZS अपॉन ZL प्लस ZS के थ्रू। ठीक है, देखिए फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सैग फॉर अ 66 kV लाइन व्हिच हैज अ स्पैन ऑफ 200 मीटर बिटवीन टावर। सो ये जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको याद रखना होगा कि 66 kV लाइन के लिए जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है सैग की, इसीलिए आपसे अप्रोक्सीमेट पूछा है, वो 2 मीटर के लगभग होती है।
So the increase in the height of the transmission tower will lead to, ठीक है, तो जैसे जैसे आप हाइट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंडक्टेंस कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप फॉर्मूले के थ्रू इस पे जा सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि L जो होता है वो 2 × 10⁻7 ln d अपॉन r डैश होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है आपका 5 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln d अपॉन r डैश। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और in short transmission line effect of capacitance is neglected. When will the effective resistance of a conductor be the same as ohmic resistance? तो आप जानते हैं when current is uniformly distributed in the conductor cross section, the current in a transmission line under no load condition is due to capacitance of the line. Why using high speed governors on machine transient state stability is generally improved? So I can now slide the questions like previous year. Okay, answers are already there. You can check. Okay, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन के इंसुलेटर्स के बारे में कई बार क्वेश्चन हम देख चुके हैं, कई बार पूरी के पूरी टेबल देख चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी सिंपल, आपको करंट और पावर फाइंड करना है, B² अपॉन R और P इक्वल्स टू √3 BL IL पर यूनिट। आप जानते हैं एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी होता है। Which of the following condition leads to increase in transmission efficiency? तो आप जानते हैं efficiency कैसे increase होगी, पावर की वजह से, वोल्टेज की वजह से और पावर फैक्टर की वजह से। ओके, स्किन इफेक्ट आप जानते हैं, स्किन इफेक्ट के केस में क्या होता है, कंडक्टर के अक्रॉस करंट, कंडक्टर के अक्रॉस जो होता है करंट इंक्रीज हो जाता है कोर के कंपैरिजन में, सराउंडिंग में ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेकिन व्हाट रिड्यूस्ड इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन सा सिंपल नाउ, इसके इफेक्ट पे क्वेश्चन आया फिर से। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि आइसोलेटर कौन सा है इनमें से, तो आपको आसानी से पता लग रहा होगा कि ए और डी आपका आइसोलेटर है। आइसोलेटर का क्या काम होता है, ठीक है, सर्किट को ओपन करना नो लोड की कंडीशन में। तो इसमें और भी देख सकते हैं कि सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपसे क्वेश्चन में आगे पूछा जा सकता है कभी। फॉर्मूले आप देख सकते हैं, सिंपल है। एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी आपसे पूछा गया है। स्टैटिक एक्साइटर कौन सा होता है आपका, रेक्टिफायर। और रोटेटिंग एक्साइटर कौन सा होता है, डीसी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो कई बार गलती से लोग पहला ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन आपसे स्टैटिक एक्साइटर पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इसमें आपको हाफ टाइम निकालना है। हाफ टाइम का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। और जैसे ही आप हाफ टाइम निकल जाएगा, आपसे पूछा गया है कि एक ईयरली आपके लिए निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उस हाफ टाइम का आपको ईयरली निकालना पड़ेगा, तो 365 डेज इंटू 25 आवर्स इंटू 3600 जितने सेकेंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पावर लॉस आपको निकालना है, ठीक है। तो पावर लॉस निकालने के लिए आप जानते हैं कि I²Z आपको करना पड़ेगा। आप लास्ट में देख सकते हैं I²Z मैंने किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको Z निकालना पड़ेगा, यानी कि टोटल इंपीडेंस आपको निकालना है। सर्किट आपको दिख रहा है, तो R प्लस ये जो इंपीडेंस वाला सर्किट है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना। आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व है, आसानी से सॉल्व कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली आपके असिस्टेंट इंजीनियर और गेट के पेपर में दिखाई देते हैं, नॉट फॉर जूनियर इंजीनियर। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आपसे इस क्वेश्चन के अंदर इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है। इंडक्टेंस आपका क्या होता है,
म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू एल एन जीएमडी अपॉन जीएमआर, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जीएमडी भी निकालना पड़ेगा और जीएमआर निकालना पड़ेगा। जीएमआर आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस होता है, तो मैंने निकाल दिया पहले ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, ये रहा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस भी निकाल दिया है। ठीक है, वैल्यूज आपको सारी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आपको केवल क्या करना है, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो जो आर डैश होता है वो होता है आपका 0.7788 आर, और आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.03 मीटर। ठीक है, डी की वैल्यू आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर। जीएमडी के केस में डी ए बी, डी बी सी, डी सी ए, तो डी ए बी, ठीक है, डी बी सी और डी सी ए। ठीक है, तो ये म्यूचुअल की तरह है। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 8, क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ए से बी की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, बी से सी की 4 मीटर। ठीक है, लेकिन सी से ए की कितनी हो जाएगी 8 मीटर। बस आपको यही सॉल्व करना है, तो 5.04 आ जाएगा और आपको कैलकुलेट कर लेना है आपका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट निकालना था। तो आप जानते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है आपका आई नोट साइन फाई नोट होता है। ठीक है, और लॉस कंपोनेंट कौन सा होता है आपका आई नोट कॉस फाई नोट। तो फाई नोट कैसे निकालेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ 0.2 आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर। सो इन दिस क्वेश्चन आपसे परसेंटेज एरर पूछी है। ठीक है, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे आप, आपको एक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले पी ए, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, तो पी बी एल आई एल कॉस फाइव। ठीक है, फिर आपको एरर फाइंड करना पड़ेगा, फिर टोटल वैल्यूज आपकी निकालनी पड़ेगी। तो परसेंटेज एरर में टोटल वैल्यूज माइनस एक्चुअल वैल्यू पर एक्चुअल वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो उनको मैं बाकी इस पेपर को जब मैं पीडीएफ में डालूंगा उसमें सॉल्व कर दूंगा। 2-3 क्वेश्चन जो कि मुझे गड़बड़ से लग रहे हैं उनके आंसर हो सकते हैं सही ना हो, फिर भी आप कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन छूटा हो तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। ओके, एंड मोस्टली क्वेश्चन आर थ्योरेटिकल, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जैसे डैम्पर्स वगैरह ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी आई टोल्ड इन previous years papers of any एग्जाम्स। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चंस वही होते हैं, थोड़े बहुत बदल जाते हैं। ओके, मैं पूरा पीडीएफ इसीलिए घुमा रहा हूँ सो यू कैन रीड ऑल द थिंग्स।
Okay, so questions are end here. Okay, so this is the last question, and now the things is that कि you have to practice a lots of question. Mostly questions इस पेपर में जो थे ऑलरेडी दूसरे पेपर में भी थे, कुछ गेट 2008 के क्वेश्चन भी हमें दिखाई दिए इस पेपर में। तो क्वेश्चन ये जो जेई का पेपर है, मतलब आधे क्वेश्चन तो जेई के हैं, लेकिन आधे क्वेश्चन जो है वो ओई के उठा लिए गए हैं। ठीक है, मोस्टली पेपर इस समय नहीं आ सकता, बहुत पुराना पेपर है, 6 साल पुराना, तो इसको बिल्कुल हटा दीजिएगा। ठीक है कि ऐसा पेपर आएगा, बट कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल एंड ईच पेपर। ओके, and you can download the paper also. Okay,